है उस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में, तो प्लीज आस्क। If you have any question regarding the loops that we studied yesterday, please ask about that. कल हमने जो फॉर लूप और वाइल लूप और डू वाइल लूप के बारे में डिस्कशन की थी, तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। Otherwise, I will start with this continue and break statements. Continue statement और break statement, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। That will almost complete our chapter number 6. Nested loop देख लेंगे and we will start with the chapter number 7. Okay, I start with the continue statement के continue statement जो है ये इसका क्या मकसद है। कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये कंटिन्यू की स्टेटमेंट, ये कंटिन्यू का कीवर्ड क्या करता है कि जब आप इसको यूज करते हैं, पहली बात कि ये हमारे पास लूप है। लूप जो है वो ये जो उसकी लूप के अंडर या लूप के साथ जो डिपेंडेंट या उसका जो ब्लॉक है लूप का, वो मैंने हाईलाइट किया है। तो इसका मकसद क्या है कि जब लूप चलेगी तो ये जो ब्लॉक है ये रिपीट होगा जितनी दफ़ा लूप ने चलना है। कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है इसका क्या मकसद है, ये जो कंटिन्यू का हमने ये वर्ड लिखा है कीवर्ड, ये क्या करता है कि ये लूप के अंदर जब इसको यूज करेंगे या जहां पे भी इसको हम यूज करेंगे, इसके जो बाद की स्टेटमेंट्स हैं ये उसको स्किप करवा देता है। जो कंटिन्यू के बाद की स्टेटमेंट्स हैं ये उन स्टेटमेंट्स को स्किप करवा देता है। स्किप करवाने का मकसद है कि दोज स्टेटमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड। जैसे कि यहाँ पे लिखा है नॉलेज इज पावर, तो नॉलेज इज पावर चूंकि कंटिन्यू के बाद में आ रहा है तो इट इज नॉट एग्जीक्यूटेड, इट विल नॉट बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। जबकि जो लिखा है सी आउट हेलो वर्ल्ड, ये कंटिन्यू से पहले है, ये डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे आउटपुट भी दी होगी, शायद नहीं दी होगी, ठीक है। ये प्रोग्राम है, इसमें कंटिन्यू दिया हुआ है, कंटिन्यू दिया हुआ है। और कंटिन्यू कब एग्जीक्यूट होता है, जब आपकी ये कंडीशन फुलफिल होती है। कंडीशन क्या है हमारे पास, आपने ये दो वेरिएबल्स बनाए, इंटीजर x और num, फिर आपने ये लूप जो है ये एग्जीक्यूट की फ्रॉम वेरिएबल फ्रॉम 1 to 5, क्योंकि ये आपने इनिशियलाइज कर दिया वेरिएबल को x इज इक्वल टू 1 के 1 से जो है वो स्टार्ट होगा तो 5 तक जो है वो जाएगा। मतलब ये है कि x 1 से इंक्रीज करना शुरू होगा, अगर तो x 5 या 5 से कम है तो हमारी कंडीशन ट्रू है, लूप चलती रहेगी। जो ही ये 5 से बढ़ेगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप ब्रेक कर जाएगी। जब ये हमारी लूप चल रही है, इट विल रिपीट दिस कोड 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5।
चल कोड में क्या है जी, आप लिखा हुआ सी आउट एंटर ए नंबर, आप एक नंबर इनपुट करेंगे नम वेरिएबल के अंदर, और नम वेरिएबल जो है इट विल बी चेक्ड इफ द नंबर इज लेस देन 0 और इक्वल टू 0। अगर तो 0 से कम है तो हम उसको प्रिंट नहीं करेंगे। कंटिन्यू क्या करता है, अगर कंटिन्यू कब रन होगा, जब ये स्टेटमेंट हम ये कंडीशन ट्रू होगी नम लेस देन इक्वल टू 0। अगर तो नंबर जो इनपुट किया है वो 0 से कम है तो जो कंटिन्यू है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा तो वो जो स्टेटमेंट है सी आउट यू एंटर नम एंड लाइन, इसको वो स्किप करवा देगा। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये जो हमने एंटर किया होगा, मतलब कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्किप नहीं होगी। तो जब ये स्टेटमेंट स्किप नहीं होगी तो हमें जो भी नंबर एंटर किया हमने वो शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एंटर किया 5, तो बल्कि थोड़ा सा मैं इसको जरा साइज इसका रिड्यूस कर लूँ ताकि आप उसको देख सकें। जब हमने यहाँ पे एंटर ए नंबर, ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई एंटर ए नंबर, उसके बाद हमने 5 जो है वो एंटर कर दिया। 5 जो है वो 0 से कंपेयर हुआ, कंडीशन जो है ये फॉल्स होगी। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यू एंटर्ड 5 ये डिस्प्ले हो गया। उसके बाद दोबारा ये लूप चली, दूसरी दफा यहाँ पे प्रिंट हो गया एंटर नंबर, आपने -1 इनपुट किया। -1 जब इनपुट किया तो -1 0 से छोटा है, ये कंडीशन ट्रू हो गई और फिर कंटिन्यू एग्जीक्यूट हो गया। तो जब कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा तो ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जितनी भी नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो स्किप कर देगा। अब चूंकि एक स्टेटमेंट है ये स्किप कर देगा तो ये हम प्रिंट नहीं करेंगे कि यू एंटर्ड। जब आपने -1 इनपुट किया तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे लिखा नहीं आ रहा यू एंटर्ड, क्योंकि कंटिन्यू की वजह से वो स्किप हो गया। फिर नेक्स्ट चले गए, नेक्स्ट 12 एंटर नंबर, हमने 0 इनपुट किया, 0 जो है वो फिर बराबर है 0 के, नम के अंदर 0 है वो 0 के बराबर है। फिर कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा और ये स्टेटमेंट शो नहीं होगी, हमें आउटपुट नहीं होगी क्योंकि कंटिन्यू से स्किप कर देगा। फिर हमने एंटर किया -5 जो है वो फिर 0 से छोटा है, फिर कंटिन्यू हमारा जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा ये से स्किप कर देगा, मतलब -1 0 और -5 जब इनपुट करेंगे तो यू एंटर्ड ये प्रिंट नहीं होगा, शो नहीं होगा स्क्रीन के ऊपर। फिर हमने दोबारा ये 4th टाइम जब एग्जीक्यूट हुआ, तो बल्कि 5th टाइम ये एग्जीक्यूट हुआ तो ये लूप जो है रन हुई, तो हमने 100 इंटर किया, 100 जो है वो 0 से बड़ा है तो कंडीशन फॉल्स हो गई, कंटिन्यू जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये वाली स्टेटमेंट स्किप नहीं होगी और ये हमें शो हो जाएगा यू एंटर्ड 100। कंटिन्यू का मकसद क्या है, इफ यू रिक्वायर समहाउ कि आपने कोई स्टेटमेंट्स जो हैं वो स्किप करवानी है जो कि उसमें एग्जिस्ट कर रही हैं, क्या कहते हैं उसे, तो क्या होगा कि हमारे पास वो कंटिन्यू के जरिए हम स्टेटमेंट स्किप करवा सकते हैं। और अगर हम इसको सिंपली कंटिन्यू जो है वो प्लेस कर दें तो वो स्टेटमेंट्स ऑलवेज स्किप हो जाएंगी। अब हमने जो कंटिन्यू है इसको अटैच कर दिया एक कंडीशन के साथ, जब कंडीशन ट्रू होगी तो वो जो रेस्ट ओवर स्टेटमेंट्स हैं इन दिस क्या कहते हैं हमारे पास ये जो बॉडी ऑफ द लूप है या ब्लॉक जो है वो रेस्ट ओवर स्टेटमेंट जो कि एक ही है वो स्किप करवाएगा कंटिन्यू, इन केस कि ये कंडीशन ट्रू है। ब्रेक हमारे पास इससे ऑपोजिट है थोड़ा सा। कंटिन्यू क्या करता है, वो स्टेटमेंट्स जो लूप के अंदर है या जहां पे भी एग्जिस्ट करती हैं उसको स्किप करवा देता है उस ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है। जबकि ब्रेक जो है वो लूप
को खत्म कर देता है। जो ब्रेक स्टेटमेंट है, यहाँ पे भी कंटिन्यू की एग्जांपल है जो हम ब्रेक की आगे देखते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो लूप को ब्रेक कर देता है। लूप को ब्रेक करने का मकसद क्या है कि अगर लूप ने 5 दफा चलना है तो वो 5 दफा जब भी ब्रेक स्टेटमेंट आएगी वो लूप ब्रेक होके जो है कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। जैसे कि इसके अंदर क्या है कि लिखा है कि एक लूप आपकी 5 दफा जो है वो रन होनी चाहिए। यहाँ पे शो हो रहा है x इक्वल टू 1, x लेस देन 5, x प्लस प्लस के एक से इनिशियलाइज किया है और वो उस वक्त तक ये कोड जो है लूप करेगा जब तक कि आपकी वैल्यू 5 ना हो जाए, x की 5 से ज्यादा ना हो जाए। तो जब वो फर्स्ट टाइम चलेगा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा सी आउट क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग के बाद जब ये ब्रेक जो है वो रीड करेगा कंट्रोल या कंप्यूटर, तो वो इस लूप में से, ये जो हमारे पास यहाँ पे लूप है, इसमें से निकल जाएगा। इसमें से निकल के वो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास है सी आउट बाय, इस पे आ जाएगा। मतलब क्या है कि आपने ब्रेक स्टेटमेंट उस वक्त यूज करनी है जब आप लूप में से एग्जिट करना चाहते हैं बिफोर के ये कंडीशन जो लूप की ब्रेकिंग कंडीशन है वो फुलफिल हो। अगर आप लूप की जो ब्रेकिंग कंडीशन है उसके फुलफिल होने से पहले लूप को ब्रेक करना चाहते हैं तो यू विल यूज दिस कीवर्ड ब्रेक। ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने एक लॉजिकल जगह पे ब्रेक को प्लेस किया है। मतलब ये बिल्कुल वही वाला कोड है जो हमने इससे प्रीवियस देखा था उसके लिए कंटिन्यू स्टेटमेंट के साथ, कि जब भी आप 0 या 0 से कम कोई नंबर जो है उसको इनपुट करेंगे तो आपकी लूप ब्रेक कर जाएगी। जैसे कि आपने यहाँ पे 5 इनपुट किया तो ये शो हो गया यू एंटर्ड 5। फिर आपने 10 इनपुट किया, ये 10 की वजह से ये कंडीशन फॉल्स हो गई, पहले 5 की वजह से फॉल्स हुई थी, ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर जब आपने -5 इनपुट किया, ये कंडीशन जो है नम लेस देन इक्वल टू 0 ट्रू हो जाती है। जब ये ट्रू होगी तो ब्रेक एग्जीक्यूट होगा। ब्रेक एग्जीक्यूट होगा तो वो लूप जो है उसको ब्रेक कर देगा और वो कंट्रोल जो है लूप से बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं। तो उसके बाद गेट कैरेक्टर आ गया और हमारे पास लूप जो है वो 5 दफा एग्जीक्यूट नहीं हुई बल्कि तीसरी दफा ही लूप जो है वो इस ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से खत्म हो गई। ठीक है। तो these are the two statements that we have read till now, continue and break। continue जो है वो किस लिए यूज करते हैं कि जो कंटिन्यू के बाद की तमाम स्टेटमेंट्स हैं एक ब्लॉक के अंदर उनको स्किप किया जा सके। whenever the control या computer reads continue, it skips all the statements after continue in a block। ब्रेक जो है वो क्या करेगा, जब आप इसको लूप के अंदर यूज करेंगे तो ये उसको ब्रेक कर देगा। नहीं शो हो रही। अच्छा, मैं इसको एक दफा फिर लास्टली इसको जो है समरी जो हमने अभी तक पढ़ा कि ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो अभी भी नहीं, स्क्रीन शो नहीं होगी। अच्छा जी, हमने ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा। कंटिन्यू जो है वो स्किप करने के लिए यूज होती है और जो ब्रेक है वो उसके लिए यूज होती है लूप को ख़त्म करने के लिए। लूप की जो नॉर्मल कंडीशन है उसको ख़त्म करने के लिए जो है ब्रेक स्टेटमेंट यूज की जाती है।
अब हम बात करेंगे जी नेस्टेड सर के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा जी, अब हम नेस्टेड जो लूप है विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अच्छा, हम अब बात करेंगे जी नेस्टेड की। नेस्टेड का मतलब क्या है कि दो लूप्स जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल साथ लगी हुई हैं, मतलब एक लूप के बाद दूसरी लूप जो है वो उसकी वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। उसमें जो पेंट में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देगा हाउ इट विल वर्क। इसको हम भी कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ऐसा है कि अगर जो ये ब्रेक स्टेटमेंट है ये उसी के साथ फॉर वाले के साथ ज्यादातर यूज होती है, वाइल के साथ नहीं असल होती। में ब्रेक स्टेटमेंट जो है उसका मकसद ही ये है कि आपने लूप को ब्रेक करने के लिए यूज करना है, तो ये फॉर के साथ ही यूज होगी ज्यादा। अदरवाइज तो ब्रेक जो है उसकी कोई लॉजिक ही नहीं बनेगी। आप सिंपल अगर कहीं ब्रेक लगा देंगे तो वो उससे कोई चीज जो कोई लूप अगर है ही नहीं तो लूप ब्रेक ही नहीं होगी। अगर कोई लूप है तो फिर वो उसको ब्रेक करेगा ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक, थैंक यू सर। अब हम बात करते हैं इसकी ये जो है नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप्स में ये कि हमारे पास जो दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं कि हमारे पास ये एक जो लूप स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है 4i इज इक्वल टू 1, i लेस देन 2, i प्लस प्लस। इसी तरह जे उसके वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो वंस अगेन है फॉर लूप और उसके बाद एक सिंपल सी आउट की स्टेटमेंट दी हुई है। तो मकसद क्या, मकसद ये कि ये जो लूप है j इज इक्वल टू 1 ये नेस्टेड है अपर लूप के साथ, और इसी तरह ये जो स्टेटमेंट है दिस इज नॉट ए लूप, इट इज नेस्टेड विद दिस इनर लूप। ये इसको हम आउटर लूप कहेंगे, दिस इज आउटर लूप, इसको आउटर लूप का नाम दे देते हैं एक्चुअली बिकॉज दिस इज द लूप outside and this is the inner loop. Okay, this is dependent or this is this comes after this loop. This is one loop, this is two loop. If I write like this for यहाँ पे एक मैंने लूप डिफाइन की, उसके बाद मैंने कोई स्टेटमेंट यहाँ पे दी, उसके बाद फिर मैंने एक और लूप यहाँ डिफाइन की, फिर मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी। तो दीज आर इंडिपेंडेंट लूप्स। लेकिन अगर मैं अब यहाँ पे एक करली ब्रेस यहाँ लगा दूं और एक करली ब्रेस यहाँ लगा दूं तो फिर ये वाली जो लूप है इट इज नेस्टेड विद दिस लूप। अब चूंकि ये डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेटमेंट है तो इट इज ऑटोमेटिकली नेस्टेड। दिस सेकंड या इनर लूप जो है ये आउटर लूप के साथ नेस्टेड है क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है लूप की। अगर ये नेक्स्ट स्टेटमेंट ना होती, इसकी जगह पे कोई स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी होती, फिर ये थर्ड लाइन पे जाके या मतलब इस पहली लूप के एक लाइन छोड़ के ये लिखा होता और करली ब्रेसेस ना लगे होते तो देन ये दो लूप्स इंडिपेंडेंट थी। क्योंकि डायरेक्टली ये नेक्स्ट लाइन पे है तो आपको पता है इफ कंडीशन के अंदर भी और फॉर लूप के अंदर भी अगर आप करली ब्रेसेस ना लगाएं तो जो एग्जैक्टली नेक्स्ट स्टेटमेंट है या नेक्स्ट लाइन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस लाइन इन केस ऑफ लूप और ए कंडीशन। तो अब हमारे पास यहाँ पे कोई करली ब्रेसेस यूज नहीं की जा रही,
लेकिन ये जो है दो लूप्स हैं हमारे पास, दे आर इमीडिएटली नेक्स्ट टू ईच अदर, दिस लूप इज नेक्स्ट टू दिस लूप। इसलिए यहाँ जहाँ से एरो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ग्रीन, तो या मैं इसको कह लेते हैं जी कि ये जिसको ये ग्रीन अंडरलाइन किया हुआ है, दिस इज डिपेंडेंट, दिस इज नेस्टेड ऑन द लूप विच इज रेड अंडरलाइन। अब हम वेरिएबल्स बना लेते हैं ताकि हमें ज़रा समझना आसान हो जाए कि ये वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, वेरिएबल्स जो हैं उनको डिस्प्ले कर लेते हैं हम। शुरू में आई की वैल्यू 1 है और जे की आई की वैल्यू 1 है और ये लूप एग्जीक्यूट होती है, स्टार्ट होती है, अंदर आ जाता है, अंदर आ जाते हैं, जे की वैल्यू भी 1 हो जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आउटपुट करेंगे सी आउट, आउटर आई 1 है, इनर जे भी 1 है, ये हमारे पास ये शो हो गया, आउटर 1 इनर 1। अब जब ये एक दफा डिस्प्ले हो जाएगा फिर क्या होगा, ये हम दोबारा बार बार नहीं करेंगे, ये एक दफा इनिशियलाइज होगा जब हम इस लूप में एंटर होंगे। फिर जब ये हमने ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी सी आउट वाली, फिर क्या करेंगे, इसको जो है सर बस थोड़ी देर 10 मिनट, फिर ये जे प्लस प्लस जो है इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। जे प्लस प्लस क्या करेगा, जे को 2 कर देगा, जो हमने कल पढ़ा था कि ये इनिशियलाइजेशन पोर्शन है वो एक दफा होगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे कंडीशन चेक होगी हर दफा, कंडीशन के बाद स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास जो इंक्रीमेंट है वो परफॉर्म होगा जे प्लस प्लस। तो इसलिए जे प्लस प्लस जो है इट विल मेक J1 to J2, ये इसको 2 कर देगा। थोड़ा सा मिटा दें यहाँ पे, मिट गया, मुकम्मल ही मिट गया ये हमारे पास 1 से 2 हो जाएगा। फिर दोबारा यहाँ पे जाएंगे, कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इसको दोबारा हम प्रिंट करेंगे, I 1 ही होगा, अब J 2 हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड लाइन जो है वो ये प्रिंट हो जाएगी, आउटर 1 इनर 2। उसके बाद फिर J प्लस प्लस जो है एग्जीक्यूट होगा विच विल मेक J3, दोबारा घूम के कंडीशन चेक करेंगे 3 लेस देन और इक्वल टू 3, 3 के बराबर है, इसलिए फिर ये एग्जीक्यूट होगा, आउटर 1 इनर 3। अब क्या होगा जी, अब दोबारा जब घूम के जाए 3 जो है पहले वो इसकी वजह से 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 जो है ये हमारे पास 4 हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम जब दोबारा घूम के जाएंगे तो 4 ना 3 से छोटा है ना इसके बराबर, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब ये फॉल्स हो जाएगी तो हम अब इस पूरे ब्लॉक से निकल कर यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने का मकसद ये है कि हमने पहले अब आई जो है उसको इंक्रीज करना है, आई को हमने इंक्रीज किया, आई हो गया 2। फिर हमने ये कंडीशन चेक कर ली, कंडीशन चेक करी तो कंडीशन क्या है कि 2 लेस देन और इक्वल टू 2, अब 2 जो है 2 के बराबर है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर हम फिर दोबारा इस लूप में आ गए। अब जब दोबारा इस लूप में एंटर होंगे तो फिर इसको दोबारा इनिशियलाइज करेंगे, जे को दोबारा जे को इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि अब हम उस लूप में आइटरेट नहीं कर रहे, इसके अंदर दोबारा एंटर हुए हैं। जब दोबारा एंटर हुए हैं तो हम इसको फिर वंस अगेन एक दफा इनिशियलाइज करेंगे, जे हमारे पास 1 हो जाएगा, जे 1 हो गया। फिर हमने कंडीशन चेक की 1 3 से छोटा है, ठीक है, फिर हम इस लूप इसकी स्टेटमेंट में आ गए, आउटर 2 है और इनर जे जो है वो 1 है, ये हमने प्रिंट किया। उसके बाद जे को इंक्रीज किया, तो जे हमारे पास 2 हो गया। अब हमने इसको इनिशियलाइज नहीं करना क्योंकि अब हम इस लूप के अंदर आइटरेट कर रहे हैं। जे 2 लेस देन 3 ट्रू है, ठीक है, फिर 2 और आउटर भी 2 इनर भी 2, ये हमने उसको आउटपुट कर दिया। उसके बाद फिर जे को इंक्रीज किया तो जे 2 से 3 हो गया। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक की कि 3 3 के बराबर है,
छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, विच मेक्स द कंडीशन ट्रू। फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे जी, आउटर 2 है और इनर 3। उसके बाद फिर 3 जो है इसको हम इंक्रीज करके 4 कर देंगे ड्यू टू दिस इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब जब हम जाएंगे यहाँ पे तो 4 जो है क्या कहते हैं वो 3 से ना तो छोटा है ना बराबर है, तो हम फिर वंस अगेन इस लूप को ब्रेक करके दोबारा इस लूप में चले जाएंगे। इस लूप में जाके पहले हमने क्या करना है, अब पहले इसको इंक्रीज करना है। इसको इंक्रीज करेंगे 2 से 3 करेंगे, 3 करने के बाद फिर इसको चेक करेंगे, 3 ना ही 2 से छोटा है और ना बराबर है, तो इट मीन्स के हम इस लूप से भी अब एग्जीक्यूट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारी आउटपुट्स रहेंगी ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ 2 नेस्टेड लूप्स, जो कि हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास ये 2 नेस्टेड लूप्स हैं और इसके जो i और j किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है ये हमने देख लिया कि हर एक i की दफा एक i जो है उसकी एक वैल्यू के लिए j की सारी वैल्यूज आएंगी, फिर i की एक वैल्यू के लिए j की जो है वो सारी वैल्यूज जो है वो आएंगी। ठीक है, दिस इज हाउ वी यूज द नेस्टेड लूप्स। अब इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो अब आपने देखनी है। मतलब क्या आपने देखनी है, मतलब ये कि आप जो एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर भी 2 चूंकि इंडेक्सेस होते हैं, एक रो इंडेक्स एक कॉलम इंडेक्स। आप उन 2 रो और कॉलम इंडेक्स जो है उसके यूज करते हुए उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको इनपुट आउटपुट कर सकते हैं, क्योंकि ये आप एज ए रो इंडेक्स यूज कर सकते हैं और इसको एज ए कॉलम इंडेक्स यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, तो दिस वाज अवर चैप्टर। अब मैं आपको दूसरा चैप्टर नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं उसकी इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, और ये इसकी एप्लीकेशंस हैं, देखें ये नेस्टेड लूप्स की, ये आपकी जो ब्रेन है, आपके ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए है। जैसे वो एक कल बच्चा कह रहा था कि दिमाग जो है वो घूम गया, जो थोड़ा सा जिसका रह गया, ये इसकी फॉर लूप की जो नेस्टेड है वो उसको मजीद घुमा देंगे, तो जो अपने दिमाग को घुमाएं। अब ये देखें, ये एक पैटर्न प्रिंट किया है। इफ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ दिस नेस्टेड लूप तो यू कैन प्रिंट दिस, यू कैन अंडरस्टैंड के हाउ दीज लूप्स, ठीक है, these 2 loops can print this pattern. Try to understand as an assignment कि ये जो प्रोग्राम 6.40 मेरे पास शो हो रहा है, क्यों ये एक जो ये ट्रायंगल सी है क्यों ये प्रिंट हो रही है ड्यू टू दीज स्टेटमेंट्स, ये फॉर लूप और व्हाइल लूप। Try to understand and if you do not understand then ask me next week. अब जो है मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट है प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट लूप्स बता दूं। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कहाँ पे है? हाँ जी, कहाँ पे है जी प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट? इसमें स्टेटमेंट 6.4। वालेकुम अस्सलाम। बनवा दे लाइसेंस बनवा दे। सर हम लोग बन गया को सिर्फ फाइल जमा करें था साल वाला। हाँ जी, चलिए से सारा कटो प्रिंट डरना कथा में पेपर का प्रिंट आया, नेट फिर मैसेज में दिक्कत बाद ईमेल डिलीवरी आई। अच्छा, हाँ जी, होता है प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट इन लूप्स। ये जो बेटा हमने लूप की क्या लेंगे एक्चुअली उसके बारे में हमने पढ़ा है, फॉर लूप के बारे में कि प्री टेस्ट क्या है, फॉर लूप्स के अंदर किस तरीके से ये काम करता है, ये इनिशियलाइजेशन है, ये कंडीशंस है, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये कब कब होता है, उसके बारे में डिस्कशन है ये। अदरवाइज इसमें व्हाइल लूप के अंदर कोई इस किस्म की चीज नहीं है। A pre-test is a condition that is used to test for completion of loop or the top of loop। ठीक है जी, ये प्री टेस्ट है। अब ये while loop जो है इसके अंदर ये यहाँ पे प्री टेस्ट हो रहा है, इसको एक फैंसी नेम दे दिया प्री टेस्ट का। ठीक है, प्री का मतलब पहले है, ये देख लें। टेस्ट का मतलब आपको पता है क्या है, टेस्ट मतलब कंडीशन टेस्ट हो रही है। अब ये while और do while में मैंने ये कल आपको बताया था कि while के अंदर आपने कंडीशन चेक करके उसमें लूप में एंटर होना है, जबकि do while के अंदर क्या है कि आपने कंडीशन आपने एक दफा लूप में एंटर हो गए हैं और एंड पे जाके टेस्ट होगा। ठीक है, तो वो पोस्ट टेस्ट है, ये इसके अंदर इस while में प्री टेस्ट।
अच्छा, अब जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ दैट इज वेरी सिंपल बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड वंस अगेन वी आर गोइंग टू लेट्स से डाइव इनटू मेमोरी। मेमोरी जो है मैं इसको फिनिश नहीं करूंगा इस टॉपिक को भी, आल्दो इट विल फिनिश योर चैप्टर नंबर 7 ऑलमोस्ट। एक्चुअली क्या है कि मेमोरी आपको पता है वेरिएबल्स के बारे में हमने बात की थी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक और जो चैप्टर है दैट इज एरेज। ठीक है, एरे वंस अगेन ARRAY एरे है या जो भी इसके स्पेलिंग है। एरे जो है ये इंग्लिश का एक लफ्ज है और बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट्स डेफिनेशन जो इसकी इंग्लिश में होगी। वी आर गोइंग टू डिस्कस द मीनिंग इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कि एरे क्या है। मे बी सम ऑफ यू नो अबाउट दिस। आप लोग जो हैं वेरिएबल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। वेरिएबल हम कहते हैं, थोड़ा सा मैं उसको रीडिफाइन करूंगा। अगर आपने लिखा है इंटीजर x तो इट मीन्स कि आपने एक स्पेसिफिक साइज है जो मेमोरी के अंदर अगर 2 है या 4 बाइट है वो आपने ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, हाँ जी, मेमोरी लोकेशन के साथ इसका लिंक है। मैं अभी हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जो वेरिएबल है, आपने जैसे कि स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है इंटीजर x, इट मीन्स कि हमने मेमोरी के अंदर 2 बाइट या 4 बाइट जो भी उस कंपाइलर के साथ कंपाइलर उसको उसने मखसूस की है इंटीजर के साथ मेमोरी 2 बाइट हमने ऑक्यूपाई कर ली और उस मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हमारे पास उस वेरिएबल का नेम है। अब इस वेरिएबल के अंदर हम एक जो भी वैल्यू स्टोर करना चाहें इंटीजर हम वो स्टोर कर सकते हैं यूजिंग द रूल ऑफ द लैंग्वेज। एरे जो है, एरे क्या चीज है? एरे को डिफाइन किया जाता है कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस। कंसेक्टिव मेमोरी, कंसेक्टिव का मतलब आपको पता होगा आई वो जो कि मतवातर तसलसल के साथ, जैसे कि आमतौर पे हमारी जो हम गलियों में रहते हैं, गली मोहल्लों में, तो अगर एक गली है उसके अंदर तमाम मकान एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं मोस्टली, जिसको हम आमतौर पे कहते हैं कि जी एक घर है। और जिसको हम कोठियां कहते हैं उसमें मोस्टली क्या होता है कि जो दीवारें होती हैं घर की वो आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होती। तो जो हमारे घर होते हैं दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, मींस वी से दैट दे आर कंसेक्टिव। वो कंसेक्टिव होते हैं। जैसे एक घर ये है, दूसरा एक ये घर है, दूसरा घर ये है, तीसरा घर ये है, ठीक है, और चौथा घर आप कह लें कि इसके कनेक्ट, इसको मैं कॉपी उठा लूँ इसको। चौथा घर लेट से जी हमारे पास ये है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस के जो मेमोरी लोकेशंस हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। वेरिएबल जो होता है हमारे पास वो एक मेमोरी लोकेशन है, जो भी उसका साइज है, 2 बाइट है, 1 बाइट है, 4 बाइट है, 8 बाइट है, जो भी है वो एक मेमोरी लोकेशन है। फिर अब हमने बात की कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन के, आपने अगर इंटीजर जो हैं उनको आपने कह लेंगे इंटीजर वेरिएबल इकट्ठे जोड़ के जब रख दिए तो उसको हम कहेंगे कि ये इंटीजर्स की कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन है। ये भी 2 बाइट है, ये भी 2 बाइट है, ये भी 2 बाइट है और ये भी 2 बाइट है। अगर इसका एड्रेस मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ AB है मिसाल के तौर पे, तो नेक्स्ट इंटीजर जहां पे हमने स्टोर करना है उसका एड्रेस क्या होगा? AB जमा, यहाँ पे हम लिखेंगे AB जमा 2 बाइट्स, इसमें 2 बाइट्स जो हैं वो इजाफा कर देंगे। इसका क्या होगा एड्रेस? AB जमा 4 बाइट्स, ठीक है। इसका क्या होगा? AB जमा 6 बाइट्स। ये बिल्कुल आप ऐसे समझ लेंगे अगर आपका एक मकान जो है, ठीक है, अगर आप लोगों को ये थोड़ा बहुत हुआ हो अंदाजा मकान जो है वो किस तरीके से उसको लोकेट किया जाता है, कैसे, तो ये मुख्तलिफ जगह होता है, मुरब्बा, खतौनी, पता नहीं क्या क्या होते हैं ये जो क्या होते हैं,
इसको पटवारी हम कहते हैं, पटवारियों की ये टर्म्स हैं, उसके लिहाज से वो एक पॉइंट जो है 2 क्या लिखा है, 2 बेटा ये वो लिखा है बाइट्स, 2 बाइट्स 2 बाइट्स 2 बाइट्स 2 बाइट्स, कि ये जो जगह है ये 2 बाइट्स है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे रहा था कि हमारे जो घर है, मतलब आपको शायद कुछ लोगों को इसका अंदाजा हो कि घर जो होते हैं मरले के लिहाज से हम कहते हैं कि जी 10 मरले बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। तो अब अगर मैं कहूँ कि जी मेरा घर जो है, मैं एक अंदाजा जगह बताऊं कि जी फला फला जगह मेरा घर है, तो वहां से आप 10 मरले जो मेरा घर है या 6 मरले मेरा घर है, तो आप वहां पे जो 6 मरले से आगे चले जाएं तो फलां का घर है, उससे 6 मरले आगे चले जाएं तो फलां का घर है, उससे 6 मरले या 4 मरले आगे चले जाएं तो फलां का घर है। तो ये एक वे है एड्रेस कैलकुलेट करने का। मेमोरी के अंदर हम जो है हर बाइट का एड्रेस जो है हम वो गेट कर सकते हैं। अब मैंने जो अभी बात अभी आप तक आपसे वो खोली नहीं है बात कि मैं क्या कह रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको ये कहा है कि एक वेरिएबल होता है, उसका लोकेशन होती है और उसका एक एड्रेस होता है। अब मैंने कहा कि अब उस वेरिएबल के साथ हम जोड़ के उसी टाइप के और वेरिएबल बना लें, तो हम इनको कहेंगे कि ये कंसेक्टिव मेमोरी एड्रेसेस हैं, कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस हैं। कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस का मकसद क्या है कि आपके पास जो ये जो मेमोरी एड्रेसेस हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कंसेक्टिव हैं, और क्या कहते हैं कि ये इनके अंदर कोई फर्क नहीं है। मतलब ये 2 बाइट इसके अगर है तो यहाँ इस 2 बाइट के एग्जैक्ट के बाद अगला 2 बाइट है, उसके बाद अगले 2 बाइट हैं और फिर अगले 2 बाइट हैं। ठीक है, मतलब ये जो भी एड्रेस है इसके अंदर 2 जमा करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट वेरिएबल का आ जाएगा, इसमें 2 जमा करेंगे नेक्स्ट का आ जाएगा, इसके अंदर 2 जमा करेंगे इसका नेक्स्ट का आ जाएगा। एक्चुअली ये जो हमारे पास कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस हैं इसको हम एक एरे कहते हैं। मतलब क्या कि हमारे पास अगर एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, अगर हम मोर देन 1 इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो हम वो एक वेरिएबल में नहीं कर सकते, उसके लिए हमें मल्टीपल वेरिएबल्स चाहिए। तो मल्टीपल वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए हमें मल्टीपल वेरिएबल्स अगर हमें चाहिए तो मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। मतलब हम लिखेंगे जी इंटीजर x y x1 y1 z1 या x2 y2 एंड सो ऑन। फिर हमें हर वेरिएबल को अलग अलग उसके नेम के जरिए से एक्सेस करना पड़ेगा सी आउट सी इन करने के लिए। एरे जो है ये हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम अगर मल्टीपल वैल्यूज को यूज करना चाहते हैं तो हम उस टाइप का एक एरे बना लें। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं इंटीजर ए या जो भी मैं नाम रखना चाहता हूं, ए आर मैंने रख लिया और ये इसका सिंटैक्स है 10। इट मीन्स कि मैंने अब 10 जो वेरिएबल्स हैं इंटीजर टाइप के इकट्ठे जोड़ लें आप, तो अब मैंने उनका एक ही वेरिएबल बना लिया जिसका नाम मैंने रख लिया है ए आर। और ये जो एंगल ब्रैकेट्स हैं ये सिंटैक्स है, ये कंपाइलर को बताता है कि ये एक एरे है, इट इज नॉट ए सिंगल वेरिएबल, दिस इज ए एरे वेरिएबल। और जो उसका हर एक कह लें कि इंडिविजुअल वेरिएबल है जिसको हम वर्ड यूज करते हैं स्लॉट, उसका साइज होगा एक इंटीजर का, यानी कि 2 बाइट्स। ठीक है जी बेटा, ये हम कोई नीलाम घर में नहीं बैठे हुए, निबल कितने हुए, ये एक्चुअली हमने वो चीजें समझनी है। निबल हो गए तो एक हमें बाइट, उसके बाद बिट्स। अब हमने किलो बाइट कितने हुए, जीटा और टेराबाइट्स, इस पे नहीं जाना। ठीक है, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। हम कोई यहाँ पे वो उसमें सवाल जवाब में नहीं बैठे हुए कि निबल्स ये चीजें क्या हैं, ये भी उनकी इकाइयां। अब आप क्वेश्चन करेंगे जी वो जीटा बाइट्स कितने होते हैं, टेराबाइट्स क्या है, तो दीज आर सिंपली डिफरेंट आप कह लेंगे मेजरमेंट सिंबल्स। अभी जो मेन कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ एरे का, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एंड आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट। ठीक है जी, अब अगर आपको एरे समझ आ गया है तो आई स्टॉप हेयर। एरे क्या है, एरे को समझ लें,
तो इसके बाद में ये बात कर लेंगे हम। हमारे पास जो एक स्लॉट है वो एक वेरिएबल के इक्विवेलेंट है। एक स्लॉट के अंदर आप एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर फायदा क्या है कि हम इन तमाम जो वेरिएबल्स की वैल्यू हैं, ये वेरिएबल वैल्यूज हैं इंटीजर, इनको हम एक ही वेरिएबल जो एरे का है उसके जरिए से एक्सेस कर सकते हैं। वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं? वो हमने उसको डिक्लेयर किया कि एक एरे जिसका नाम AR रखा है और जिसका साइज 10 है। 10 मीन्स के 10 इंटीजर वेरिएबल्स कनेक्टेड टुगेदर। कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन का ये मकसद है, ये 1 से लेके 10 तक। अब अगर हमने पहली जो स्लॉट है, जो पहला वो है उसका वेरिएबल आप उसे कह लें, उसको एक्सेस करना है तो हम लिखेंगे AR0, ठीक है जी। दूसरा एक्सेस करना है तो 0 की जगह 1 लिखेंगे। तीसरा एक्सेस करना है तो 2 लिखेंगे, और अगर आखिरी एक्सेस करना है तो 10 की जगह 9 लिखेंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया। ये जो वैल्यू मैं इन ब्रैकेट के दरमियान में लिख रहा हूं, इसको इंडेक्स कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 1 2 की जगह पे I यूज कर लूं तो मैं एक इस वेरिएबल एरे के वेरिएबल के जरिए, ठीक है, I को मैं चेंज करता रहूं 0 से लेके 9 तक, तो मैं इस एक वेरिएबल के जरिए से तमाम जो इंटीजर वैल्यूज हैं उसको एक्सेस कर सकता हूं। दिस इज द ईज दैट आई कैन गेट फ्रॉम द एरे यूजेज इंस्टेड ऑफ ए वेरिएबल। तो एरे क्या है? इफ यू आर रिक्वायर्ड टू यूज मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप, तो आपको वो मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। यू कैन यूज जस्ट वन एरे ऑफ दैट टाइप। तो ये आपको आसानी हो जाएगी। आप अंदाजा करेंगे कि आप लिखते हैं जी पहले तो वेरिएबल 10 डिक्लेयर करें, फिर उनको सी आउट करें, सी इन करें 10 के 10 वेरिएबल्स को, तो इट मेक्स योर कोड ए बिट फजी, ठीक है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इंस्टेड अगर आप एक एरे यूज करें, उसका इंडेक्स फॉर लूप के जरिए से अपडेट करते जाएं, तो दैट इज फार इजियर टू यूज 10 वेरिएबल्स यूजिंग एरे देन दोज इंडिविजुअल। तो ये मैंने आप उसको जस्ट वो इंट्रोडक्शन दिया है एरे का, आप इसको ताकि देखें, पढ़ें और इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। बाकी जो क्वेश्चन ये आपका था, ये निबल क्या है, ये मैं देखें आपके सामने यहाँ पेश करने लगा हूं कि एक निबल कितने हुए। अब ये तो वही क्वेश्चन हो जाता है कि जी टके हैं, उसके आने कितने बनेंगे, उसकी दमड़ियां कितनी बनेंगी। तो ये आप उसको देख सकते हैं इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि जी ये इसमें क्या है। ये मैं आपके सामने देखने लगा हूँ जी। निबल क्या है? निबल मेरा ख्याल है कि उसको बाइट को ही कहते हैं, या उसके जो है निबल, ठीक है, ये आ जाएगा बाइट एंड निबल विकिपीडिया पे आपको शो हो रहा है। निबल इज ए 4-bit एग्रीगेशन, मतलब ये जो बाइट है उसका आधा है निबल, एंड दैट्स इट। ये है वो टर्म, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर आपने जो एरे लिखा था उसमें आपने 0 से क्यों स्टार्ट किया, 1 से क्यों नहीं किया? बेटा ये कानून है, ये C++ ने बनाया है कि जी 0 से स्टार्ट करना है। सर सारे ही ऐसे होंगे, किसी में भी ऐसे नहीं कर सकते? सब में 0 से स्टार्ट होगी। अगर आप पहली स्लॉट पे एक्सेस करना चाहते हैं पहले वेरिएबल को भी बस तो आप उसको 0 से स्टार्ट करेंगे। पर लास्ट टाइम ऐसे एक हुआ था तो वो इन्फिनिटी आ जाता था, तो उसमें नहीं क्यों नहीं, वो डिवीजन का था बेटा, वो डिवीजन था कि आप जाहिर बात है अगर 0 से किसी को डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। बिल्कुल सर। आपने अब एक्सेस करना है। जैसे हम अगर कह रहे हैं कि जी हम गिनती 0 से स्टार्ट नहीं करनी, हमने 1 से स्टार्ट करनी है, ये उन्होंने रूल बनाया कि 0 से स्टार्ट करना है, 0 से लेके 9 तक। अगर 10 स्लॉट्स हैं, मिसाल ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपका पहला घर ही है, हमने 1 से नहीं, हमने 0 से स्टार्ट करना है, तो पहले घर को 0 नंबर दे देंगे, दूसरे घर को 1 नंबर दे देंगे, एंड सो ऑन। तो सिंपल, यानी ये अरे के लिए ये बना हुआ है, एरे के लिए ये रूल है। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर वेरिएबल के नेम मुख्तलिफ होंगे या वो एक ही वेरिएबल का नेम होंगे उसके अंदर? ये तो फायदा है कि वेरिएबल का नाम एरे का नाम होगा, एक ही उसके जरिए से हम एक्सेस करेंगे। ये मैंने जो लिखा था आपको कि अगर मैंने ये एरे का नाम लिख दिया है इंटीजर AR10, तो मेरे पास एरे का नाम ये है। अब मैं इसी के जरिए से उन तमाम जो स्लॉट्स हैं उसको एक्सेस कर लूंगा।
0 लिखूंगा तो वो पहली हो जाएगी, अगर 9 लिखूंगा तो वो आखिरी स्लॉट एक्सेस हो जाएगी। इसको मैं यहाँ पे नंबर की जगह पे मैं एक वेरिएबल यूज कर लूंगा, इसको मैं अपडेट करता रहूंगा। ठीक है जी। So I stop here and we will talk about this array in the next lecture. Come up with questions about this topic array. ठीक है जी। If you have any questions, you can ask now about array. सर जी बेटा। सर वो जो लास्ट वाला लूप वाला चैप्टर है उसमें जो लास्ट में मल्टीप्लिकेशन के साइंस से वो डिस्प्ले सा बन रहा था, हाँ जी, हाँ तो जी। वो हमने सेट फिल से भी तो कर सकते थे ना? बेटा वो बिल्कुल ऐसे ही सेट फिल से भी कर सकते हैं, लेकिन वो मकसद ये है कि आपको फॉर लूप की जो मैकेनिज्म है वो समझ आ सके। ये वो इसलिए दिया है। काम तो अब वैसे हर चीज है, उसके कई तरीके होते हैं हर काम करने के। जैसे आप पैदल भी जा सकते हैं हज करने, बहरी जहाज पे भी जा सकते हैं, जहाज पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे फॉर लूप का वो जो दिया हुआ है मकसद, वो ये नहीं है कि वो उसी तरह हो सकता है, वो जैसे मर्जी आप कर लें, आप सिंपल सी आउट कर लें, सेट फिल की भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो आपको फॉर लूप काम कैसे करती है, ठीक है, उसके मैकेनिज्म को समझाने के लिए वो एक एक्सरसाइज है। और बेटा कोई क्वेश्चन किसी को? If you don't have any question, I stop here and we will once again start this chapter array and we will complete in the next week. ठीक है? अस्सलाम वालेकुम।